आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले और जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको कराते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। बंद के बाद लौटी वादी की रौनक, मार्केट के साथ खुले तालीमी इदारे, साग सब्जी और खाने पीने की दुकानों पर दिखी खवातीन की भीड़। रौनक के बीच आई बंद और झड़प की भी खबर। पुलवामा में 6 लोग हुए जख्मी तो कंगन में भी दिखा बंद का असर, सिक्योरिटी फोर्स मौके पर तैनात। रियासत के नायब वजीर आला का हुर्रियत लीडरान पर हमला, कहा अपने जाती मफाद के लिए नौजवानों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। जम्मू के सामा की खवातीन बड़ी मिसाल, फिल्म पैडमैन से हौसला लेकर बना रही हैं सस्ते सैनिटरी पैड्स, सरकारी मंसूबे उम्मीद का मिला साथ। और रियासत के कई हिस्सों में मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे, रैली और प्रोग्राम के जरिए लोगों को किया गया बेदार, साफ सफाई रखने की दी गई नसीहत। और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में सबसे पहले बड़ी खबर। दरअसल राजधानी श्रीनगर में हालात नॉर्मल रहे और मामूल पर लौटते दिखाई दिए। बाजार में रौनक लौटती दिखाई दी, दुकानें वगैरह खुली और जरूरियात की चीजों की खरीदारी के लिए मार्केट में भीड़ भी दिखाई दी। प्राइमरी और बेसिक तालीमी इदारों में भी चहल पहल दिखाई दी और इसी तरह सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज भी खुले और मामूलात के कामकाज निपटाए गए। 6 दिनों के बाद मार्केट खुलने से आम लोगों ने राहत की सांस ली। हिफाजती दस्ते हालात पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं, लेकिन श्रीनगर बनिहाल रेल सर्विस आज भी मुअत्तल रही। वैसे दूसरे इलाकों से किसी नाखुशगवार वाकयात की इत्तला तो नहीं आई। 6 दिनों के बाद तराल में चहल पहल यहां भी दिखाई दी। बाजार खुले रहे, स्कूल भी खुले, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज बंद ही रहे। वाज़ेह हो कि एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने सनीचर को भी वादी के सभी हायर सेकेंडरी स्कूल, डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने का ऐलान किया था। त्राल के अलावा अवंतीपुरा और पंपोर में भी बाजार खुले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहाल हो गई। सबसे ज्यादा भीड़ सब्जियों और दूसरी खाने पीने की अशियों की दुकानों पर दिखाई दी। जगह पर खवातीन खरीदारी करती दिखाई दी। और इधर बारामूला जिले का सोपोर भी मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा और कशीदगी के असरात का कोई शायबा भी यहां पर दिखाई नहीं दिया। बाजार में उमड़ी भीड़ हालात में तेजी से हो रही बेहतरी को बयां कर रही थी। जरूरियात की चीजों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पब्लिक और निजी ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मामूल के मुताबिक चल रही थी। गुज़श्ता 3 दिनों से यहां पर हालात बेहद कशीदा थे। नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए जगह जगह पर रियासती पुलिस और नीम फौजी दस्ते तैनात थे, लेकिन आज जिंदगी मामूल पर लौटती दिखाई दी। लेकिन इधर इन सब के बीच कंगन में अभी भी मामूलाती जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। बाजार, तिजारती व तालीमी इदारे आज भी यहां पर बंद रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस भी मुअत्तल रही। गुज़श्ता मंगल को तसादुम के दौरान शदीद तौर पर जख्मी हुए गौहर अहमद की मौत वाक़ हो गई थी। उसके बाद से ही लोग मुजाहिरा और एहतजाज कर रहे हैं। कशीदगी को देखते हुए इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की तादाद बढ़ा दी गई है और आज भी यहां पर हालात मामूल पर नहीं लौटे। उधर पुलवामा में भी मुजाहिरीन और फोर्स के दरमियान झड़प हुई और इसमें 6 लोग जख्मी हो गए। इसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसको देखते हुए श्रीनगर अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्स को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। जिले के दूर दराज के इलाकों में भी तसादुम की खबर है। शहर में 144 नाफिज है, लेकिन हालात कर्फ्यू जैसे ही रहे। ज्यादातर लोगों ने घर में ही रहना बेहतर समझा। बाजार और तालीमी इदारे पूरी तरह से बंद रहे। सड़कें सुनसान रहीं। सिर्फ पुलिस और नीम फौजी दस्तों की गाड़ियां आती जाती दिखाई दी। नाखुशगवार वाकयात रोकने के लिए जगह जगह पर हिफाजती दस्ते तैनात थे।
तो पुलवामा और कंगन को छोड़ करके तमाम दूसरी जगहों पर हालात मामूल पर तो लौटे, लेकिन कंगन में आज भी हालात मामूल पर लौटते दिखाई नहीं दिए और आज भी यहां पर माहौल कशीदा बना रहा, बंद का असर दिखाई दिया। तो वहीं पुलवामा में भी बंद का असर आज भी बरकरार रहा। यहां पर भी मामूलात जिंदगी अभी मामूल पर नहीं लौटी है। हालांकि श्रीनगर और दीगर इलाकों में एक तरीके से जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटती नजर आई। श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, सबसे पहले तो आपसे श्रीनगर और आसपास के इलाकों के हालात जानना चाहेंगे कि वहां पर कैसे हालात रहे, किस तरीके से लोग बाहर निकले और क्या इस वक्त हालात बने हुए हैं। सऊद, एक बहुत अहम खबर है कि शहर श्रीनगर जिस तरह से आज कारोबारी इदारे और उसके बाद स्कूल वगैरह खुले थे, ताहम कॉलेज और हायर सेकेंडरी यूनिवर्सिटी लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है वो आज बंद रहे। दरअसल शोपियान और उसके आसपास के इलाकों में दो अलग अलग झड़पों के बाद उसके बाद कंगन में जो सूरत हाल पैदा हुई जिसमें एक आम शहरी की जान चली गई, उसके बाद हालात जो थे वो बेकाबू हो गए। हुर्रियत ने किसी भी एहतजाज या हड़ताल की कॉल नहीं दी थी लगातार, बल्कि उन्होंने एक दिन छोड़कर जब हालात खराब हुए उसके बाद अगले दिन हड़ताल की कॉल दी थी। लेकिन उसके बाद जब सरकार ने एक तजुर्बा किया कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है वो खुले और बच्चे या तालिब इल्म जो है वो स्कूलों और कॉलेजों का रुख करें, लेकिन इसके बाद मजहमत बच्चों ने दिखाई और लगातार पथराव एहतजाज वगैरह किए। उसके बाद सरकार ने जो ऐलान किया कि आज स्कूल खुले रहेंगे और 10वीं जमात तक के जो स्कूल है वो खुले रहे और किसी भी जगह से किसी भी गड़बड़ की कोई खबर नहीं आई। इसी बीच कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हायर सेकेंडरी लेवल के जो इंस्टीट्यूशन है वो बंद रहे। ताहम सऊद, जैसा कि आपने तफसील में जाना और बताया कि किस तरह से साउथ कश्मीर के कई इलाकों और सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम और उसके बाद कंगन का जो इलाका है वहां थोड़ी सी आज मजहमत फिर हुई और कारोबारी इदारे जो थे वो बंद रहे। लेकिन कुल मिलाकर देखें, अगर सऊद 1 अप्रैल से आज तक की बात करें तो काफी तादाद में हिलाकतें हुई, जिसमें हिफाजती अमले या सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 3 जवान शामिल हैं। उसके बाद सिर कटी लाश जो हाजन सुंबल में एक परिवार से मिली, उसके बाद आज लश्कर तैयबा के चीफ महमूद अहमद शाह ने भी इस वाक़े की मजम्मत की, कहा कि ये इंसानियत का कत्ल है, जिससे साफ तौर पर जाहिर हुआ जा सकता है कि अगर कोई भी तंजीम उस मामले में मुलविस होगी तो उसे सख्त से सख्त सजा और एहतजाज की भी अपील की जा सकती है। कुल मिलाकर देखें, ये जो हफ्ता अब गुजरने को आया इसमें जम्मू कश्मीर में कारोबार को, इक्तिसादी हालात को कुल मिलाकर बहुत नुकसान हुआ। टूरिज्म का फुटफॉल बहुत ज्यादा होना चाहिए था वो मुतासिर रहा, लेकिन अब धीरे धीरे जो जिंदगी नहीं, लेकिन अगर पुलवामा और कंगन की बात करें तो यहाँ पर हालात कब तक पटरी पर लौट सकते हैं? कुछ वहां पर अंदेशा नजर आ रहा है क्या? क्या उम्मीद कुछ ऐसी जाहिर की जा सकती है कि कल या परसों कुछ बेहतर मामूल नजर आए और मामूलाती जिंदगी पटरी पर लौट आए? देखिए, कंगन जो है वो एक सेंट्रल कश्मीर का बहुत ही दूर उफ्तादा इलाका है, जो कि जिला गांधरबल का तहसील कंगन एक इलाका है जहां पर न सिर्फ आम लोगों जो है कारोबार उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि दूर दराज इलाका है और यहाँ पर कम्युनिटीज जो है गुजर, पहाड़ी, तेली वगैरह जो है, बल्कि पश्तू से भी कुछ लोग जो है वो जो है रिहाइश पजीर है। यहाँ पर एक आम सेल्समैन की जो हिलाकत हुई वो काफी दिल दहलाने वाली थी, जिसके बाद रियासती वजीर आला का उनके घर तक पहुंचना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ताजिया था, एक बहुत बड़ा मैसेज था वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कि हलाकत किसी भी तरह से हो, किसी भी बंदूक से हो, मजम्मत के काबिल है। वहां पर हालात जो है पटरी पर आया चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ साउथ कश्मीर के शोपियान इलाके पुलवामा कंगन में जिस तरह से एक मिलिटेंट जिसने बीटेक की डिग्री बेंगलोर से हासिल करने के बाद मिलिटेंट की रैंक्स में शामिल हुआ और करीब अप्रैल में ही शामिल हुआ था और जहां बैक हुआ, वहां पर थोड़ा सा रोष है, वहां पर थोड़ा सा जो गवर्नमेंट के जो और वहां पर लगातार जो है सीक्वेंस ऑफ जो है वाकयात होते रहे और इस वजह से वहां पर मामूल पे नहीं लौटी जिंदगी। लेकिन इधर नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने हुर्रियत लीडरान को निशाना बनाया है और वो कह रहे हैं कि वो अपने मफाद के लिए नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि हुर्रियत इस बंद के पीछे था? देखिए, आपने सो देखा होगा कि लगातार हमने रिएक्शंस कवर की, चाहे वो डीपीएन, पीडीएफ, सीपीआईएम या नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमी मकसद दोस्त, जिन पार्टी लीडरान से भी, चाहे यासिर रिशी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने
हर एक का एक सिंगल पॉइंट बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल था। वो ये था कि एक्सट्रीमिज्म से कोई भी चीज हासिल नहीं की जा सकती है। और हर एक लीडर ने कहा कि जिस तरह से मरकज की तरफ से जो दबाव बनाने की कोशिश की, वजीर आला ने अपनी बेबसी का इजहार किया। टाई के कन्वेंशन में कहा कि मुल्क ने इन्हें एक अहम मौके पर तनहा छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, जिसका गालिबन ये मतलब हुआ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के जो अल्फाज हैं दरअसल वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि जम्मू का सेंटिमेंट जो है वो कश्मीर से कदर मुख्तलिफ है। जम्मू में जो चीज आप हुर्रियत के खिलाफ जितना बोलोगे उतना आपका जो ज़रूरी पैदावार जो सियासत की है वो आपको ज्यादा मिलती है। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातों में का भी रोल कहीं ना कहीं है, जहां पर उन्होंने दिखाया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी सही मानों में उस लेवल पे काम नहीं करती है जिसका मैंडेट इन्हें अवाम ने दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया तजम्मुल, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। जी हां, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, सूबे के नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने यह कहा है कि अलहदगी पसंद अपने जाती मफाद के लिए वादी के नौजवानों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। जी सलाम से खास बात करते हुए नायब वजीर आला ने यह कहा कि पाकिस्तान और मिलिटेंट झल्लाहट का शिकार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं। सर, जो मिलिटेंट नहीं बनना चाहते यूथ कश्मीर के अंदर, उनके सिर कलम किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो घिनौना चेहरा है टेररिज्म का, जिसको पाकिस्तान जो है और जो जहादी हैं उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और लोग जो शांति चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करना चाहते हैं, उनके साथ ये बर्ताव जो किया जाता है ये बड़ा कंडेमनेबल भी नहीं है। मैं कहता हूँ इसके लिए सरकार की ओर से जो सख्ती से निपटा जाएगा, जिस तरीके से निपटा जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो उनको साथ इस प्रकार का बर्ताव करने वालों के ऊपर उनको जो है एक मर्डर की तरह ट्रीट करते हो, उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट हुआ उसके बाद जो है काफ़ी यूथ जो है कश्मीर के वो मिलिटेंसी को छोड़ना चाहते हैं, घर वापसी होगी, इसमें बुखलाहट दिखती है आपको किसी तरह की, कि जिस तरह से घर से उठा के ले जाना? देखिए, पाकिस्तान जो है बिल्कुल डेस्परेट है, और वो लोग जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो लोग जो टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर प्रेशर डालने के लिए कोशिश करते हैं, वो बहुत डेस्परेट हैं। जैसे पाकिस्तान को बॉर्डर के ऊपर जो फायरिंग का उनको जवाब दिया जा रहा है, इन्फिल्ट्रेशन जो है उनको बड़ी सख्ती से रोकने की कोशिश हो रही है, जो अंदर आते हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, तो इसके कारण जो दुश्मन है उसके जो है कैंप में बहुत बड़ी खलबलाहट है। इसी कारण से वो गरीबों को, मासूमों को, ऐसे लोग जो उनके रास्ते पर नहीं चलना चाहते, उनको मारना, उनका कत्ल करना, ये जो है मामला उन्होंने चलाया है, लेकिन ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। आज कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। आज जो लोग जो गुमराह हो गए थे, उनके माता पिता उनको अपील कर रहे हैं कि आइए वापस आइए, उनके दोस्त मित्र अपील कर रहे हैं और लोग वापस भी आ रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के जो है मुंह के ऊपर बहुत बड़ा एक जो है स्लैप है, एक बार बहुत जो है चपेट है, इस कारण से वो बुखलाया हुआ है। ऐसे में क्या निर्देश दिए जाएंगे, क्योंकि अलगाववादी नेताओं को कभी नज़रबंद किया जाता है, कभी नहीं किया जाता, एक पुख्ता कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है, कैसे निपटा जाए इनसे? देखिए, कोई भी कार्रवाई होती है कानून के दायरे में होती है, तो कानून के दायरे में जो करना होता है उसके मुताबिक होती है। अगर वो बाहर निकलते हैं, जहाँ इस प्रकार की कॉल देते हैं, कानून की वायलेशन होगी तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। उधर 15वीं कोर के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. भट्ट ने नौजवानों को अपनी तवज्जो तालीम और दीगर मुस्बत कामों की जानिब मरकूज करने का मशवरा दिया है। श्रीनगर लेह शाह राह को दोबारा खोले जाने के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिलिटेंट के खिलाफ फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई जारी रहेगी। मैं तो ये कहूँगा कि किसी को भी गुमराह नहीं होना चाहिए, और स्टूडेंट्स का काम है कि वो पढ़ाई करें, और मेरा एडवाइस उनको ये होगा कि अपनी पढ़ाई ही करते रहें। सीएम ने इन्वेस्टिगेशन तो ऑर्डर कर ही दिया है, और ऐसे इंसिडेंट में किसी इनोसेंट की लाइफ जाना दुख की बात तो है। हमारे ऑपरेशंस तो जारी रहेंगे, जिसने भी हथियार उठाया है उसके अगेंस्ट ऑपरेशन जारी रहेंगे। बाकी आम जनता से हमारा ये निवेदन होगा कि वो अपनी आम लाइफ में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को करते रहें। बढ़ते आगे, 434 किलोमीटर लंबी श्रीनगर लेह कौमी शाहराह गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए खोल दी गई है, और बीआरओ और बेकन के जवानों की जबरदस्त मेहनत के नतीजे में
इमसाल हाईवे को मामूल से 1 माह कबल ही खोल दिया गया है। शाहराह खुलने से मकामी लोगों ने राहत की सांस ली है। जोजिला पास पर मुनक्किद ये तकरीब श्रीनगर लेह शाहराह को दोबारा खोले जाने की है। 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांड लेफ्टिनेंट जनरल A.K. भट्ट ने बाकायदा फीता काट कर इसका इफ्तिताह किया। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा सयाहत के लिहाज से भी ये इलाका काफी अहम है। मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरने वाले इस शाहराह पर सफर करना मुसाफिरों के लिए एक तरह से लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। 107 किलोमीटर लंबे हिमालयन रेंज के इस इलाके में खूब बर्फ पड़ती है। इसे सर्द सेहरा भी कहा जाता है, जहां हर वक्त एवलांच का खतरा बना रहता है। सर्दियों में यहाँ मामूलात जिंदगी मफलूज हो जाती है। खाने पीने की अशिया, साग सब्जी की फराहमी के अलावा मरीजों के लिए जाड़े के अय्याम बड़ी आजमाइश वाले होते हैं। ये 18 मार्च को बेकन वाले और विजय वाले मिलके यहाँ पे रोड खोला, तब से हमने चैन की सांस ली। यहाँ पे हमें सब्जी भी मिला या कोई भी सामान शार्ट होगा वो भी हमने यहाँ पे अभी हमें मिलती है अच्छी तरह। बाकी इसमें विंटर में तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है कि रोड कट ऑफ होने से हमें पूरे सामान का बड़ा शॉर्टेज भी होता है। हमारे जो पेशेंट्स हैं, चलो नॉर्मल पेशेंट्स के लिए तो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे भी थोड़ी बहुत सुविधा रखी हुई है, लेकिन जो हमारे सीरियस पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। तो या तो उनको यहाँ से लेह लेके जाना पड़ता है बाईआर के लिए, नहीं तो हमें करगिल में बहुत इंतजार करना पड़ता है डकोटा के लिए। तो उसका कोई भरोसा नहीं रहता है कि कब मौसम हमारा यह सही रहेगा, तो कब वो हमारी जहाज आएगी और हमारा पेशेंट वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। इसलिए हमें बहुत खुशी की बात है कि इस साल 1.5 महीना हमारा पहले ही रोड ओपनिंग हो गया है, तो हमें हर मुश्किल का सामना जो है आसान हो गया। हजारों फीट की बुलंदी पर वाक़े जोजिला पास का ये इलाका साल के बेशतर माह में बर्फ से ढका रहता है। 40 से 50 फुट तक इन इलाकों में बर्फ जमा रहती है। कारगिल, लेह व लद्दाख को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये वाहिद रास्ता है। गुज़िश्ता 4 माह से इस रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद पड़ी हुई थी। बर्फ और फिसलन के सबब छोटी बड़ी सभी तरह की गाड़ियों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद थी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और बेकन के जवान गुज़िश्ता 1 माह से बर्फ हटाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि मामूल से 1 माह कबल ही इसे आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। तो बहुत मेहनत से किया था, क्योंकि वो बर्फ भी बहुत था और अवलांच भी बहुत था। तो सुबह मतलब 6 बजे आना, शाम के 11 बजे वापस चले जाना। बहुत मेहनत से हमने ये किया, क्यों हमारा कारगिल में, लेह में, मतलब दूर दूर इलाके में जो हमारे भाई है उनकी बहुत प्रॉब्लम थी। सब्जी की प्रॉब्लम थी, राशन की प्रॉब्लम थी, हर चीज़ की प्रॉब्लम थी। इसलिए हमने बहुत मेहनत से यहाँ तक मतलब 0 पॉइंट तक रोड खोला है। गुज़िश्ता 11 दिसंबर से ये रास्ता बंद पड़ा हुआ था। 21 फरवरी से रास्ता साफ करने का काम शुरू हुआ। मुसलसल 1 माह की मेहनत के बाद 24 मार्च को इसे जुज़वी तौर पर खोला गया। बेकन और BRO के डोजर्स, स्नो कटर, व्हील लोडर्स और JCB की मदद से रास्ते को साफ किया गया। उमूमन ये रास्ता मई में खुलता था, लेकिन इस दफा जवानों ने मुतय्यना वक्त से पहले ही इसे आमदोरफ्त के लायक बना दिया। इस साल हम रोड और सालों की वनिस्पत बहुत जल्दी खोल पाए हैं। इससे एक तो जो सारा सामान ऊपर जाता है वो सामान जल्दी जाएगा, और बहुत और इम्पोर्टेंट ये है कि टूरिस्ट लेह लद्दाख के लिए जल्दी आ पाएंगे और लेह की सुंदरता को और जल्दी से देखना शुरू कर देंगे। मेरी बधाई है BRO को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा काम करके जल्द से जल्द इस रोड को खोला है। रास्ता खुलने से जहां जरूरी सामान के लद्दाख पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, वहीं लद्दाख जाने के ख्वाहिशमंद सयाह भी अब आसानी से वहां पहुंच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला को OSM अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह जानकारी उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला को पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। एक इंग्लिश मैगजीन के सोशल मीडिया अवार्ड के लिए उमर अब्दुल्ला का नाम सामने आया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यह कोई हार जीत नहीं है, बल्कि महज नॉमिनेशन है। और SM ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि उमर अब्दुल्ला सबसे नौजवान साबिक CM रहे हैं और कश्मीर मसले पर आवाम के लिए आवाज बुलंद करते रहे हैं।
वहीं साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर के एक बयान से एक बार फिर तनाजा भी खड़ा हो सकता है। दरअसल पुंछ के मंडी में पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंद, पाक और चीन के पास एटम बम हैं, लेकिन हमारे पास क्या है। मरकजी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले को लेकर सरकार की कोई वाज़ेह हिकमत अमली है ही नहीं। बीजेपी की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में मुसलमान गैर महफूज हो गया है। अपने वतन में, सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर लगने लगा है। मैं ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं, उन्हें सबकी नजर से देखा जाता है और मैं बार बार उनसे कहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना ही बल्कि ज्यादा हिंदुस्तानी है बनिस्बत की उनकी, क्योंकि वो न सिर्फ अपने लिए सोचता है, वो दूसरे के लिए भी सोचता है। उसके अल्लाह ने उसको ये तालीम दी है कि पहले अपने पड़ोसी को देखो, उसका हाल कैसा है, अगर वो नीचे है तो उसको उठाने की कोशिश करो। और यहां वक्त एक छोटे से वक्फे का हो चला है। जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात सलमान खान की। जी हां, फिल्म स्टार सलमान खान को जमानत मिलने के साथ ही उनके जो तमाम फैंस हैं उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई और ये लहर जम्मू कश्मीर तक भी दिखाई दी। जमानत मिलने के लिए उनके जो तमाम फैंस हैं खुसूसी दुआएं मांग रहे थे। आखिरकार उनकी दुआ कबूल हो गई। जम्मू कश्मीर में भी सलमान के तमाम जो फैंस हैं उनकी कोई कमी नहीं है और इन बेशुमार फैंस में से एक हैं अनंतनाग की ज़ायना बेगम। फलाही कामों के लिए मशहूर सलमान की फराख दिली और उनके जज्बा हमदर्दी का गवाह हैं ज़ायना और उनका खानदान। चंद साल कबल ज़ायना के पास छत नहीं थी। सलमान की बदौलत ही उन्हें मकान मिला। जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं ये सलमान खान की बदौलत ही मिला हुआ घर है, मिली हुई छत है। इसके अलावा उनके एक लड़के को नौकरी दिलाने में भी सलमान खान ने ही मदद की थी। काले हिरन के शिकार के मामले में जब सलमान खान के खिलाफ फैसला आया तो ज़ायना अफसुर्दा और गमगीन हो गई, लेकिन उनकी बेटी को उम्मीद थी कि सलमान को जमानत मिल जाएगी और ऐसा हुआ भी। सलमान खान ने हमारी बहुत मदद की थी, उससे पहले भी जेल हुई थी। फिर हमने खुदा से दुआ किया था कि वो जेल से छूट जाए। अब वो दोबारा उसको जेल हुई है। अब मैं खुदा से यही मन्नत मांगूंगी कि वो दोबारा जेल से छूट जाए और हमारी मदद करे। उधर सलमान खान के ननिहाल जम्मू में भी जमानत के लिए खुसूसी पूजा अर्चना और दुआएं की जा रही हैं। वाज़ेह हो कि सलमान की वालिदा की तरफ से कुछ रिश्तेदार जम्मू में भी मुकीम हैं और चानी में सलमान के ननिहाल रिश्तेदार यशपाल चरक और उसकी भाभी डॉली के घर पर जमानत अर्जी मंजूर होने के लिए बाकायदा हवन किया गया। इस मौके पर रिश्तेदारों के अलावा बड़ी तादाद में सलमान के जो तमाम दूसरे फैंस हैं वो भी शामिल हुए और दुआएं मांगी। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। वो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए इसलिए। और हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आई एम द बिग फैन ऑफ सलमान खान। तो मैं चाहती हूँ दिल से कि उनको ज़मानत हो जाए और अपना वो आगे कैरियर स्टार्ट कर पाएँ। ये सलमान के नाना जी का जन्म स्थान है ठाकुर बलदेव सिंह चाड़क जी का। सलमान की नानी जी पद्मा चाड़क जो बम्बे की थी। तो रिश्ता ये है कि अब रिश्ता आप खुद जान लो कि रिश्ता क्या है। वो हमारे भाई की तरह भाई है। सर हमें इस चीज़ का बहुत दुख है कि उसको सज़ा हुई है। वो गरीबों की मदद करने वाला इंसान आज हमने हवन रखा हुआ है। ये शनी कमाला के लोगों ने, जहाँ उनके नाना जी का जन्म स्थान है, शनी कमाला के लोगों ने रखा हुआ है कि आज उसकी जमानत हो जाए और उसे इंसाफ मिले। और जैसे ही सलमान खान की जमानत की खबर जम्मू पहुंची, उनके रिश्तेदारों और तमाम जो फैंस हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सलमान की जमानत का जश्न मनाया। जमानत मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा,
वो आपको सुनना चाहिए। सलमान खान को जमानत मिल पाएगी या नहीं, और अब आखिरकार जो है जमानत मिल चुकी है, और उसी जमानत मिलने के ननिहाल जम्मू में आप देखेंगे सेलिब्रेशन। सब बहुत खुश हैं कि उनको जमानत मिल गई है, और सुबह से हम जग कर रहे थे भूखे प्यासे, तो हमारी जो मेहनत थी सफल हो गई है। हमें बहुत, हाँ जी मिठाइयाँ भी बांटेंगे, हम क्रैकर्स फोड़ेंगे, तो हमें हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि सलमान खान को बेल मिल गई है। थैंक यू। अब तो हम बड़े खुश हैं कि सलमान चाचू को मिल गई है। वो अब तो खुशी मनाएंगे, बम पटाखे फोड़ेंगे क्योंकि उनको मिल गई है, कि हम करेंगे अब मिठाई वगैरह सारों को बांटेंगे। सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, यज्ञ कर रहे थे, अब खाना खुना खाएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, पुंछ में पीडीपी की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। रैली की सदारत पीडीपी के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने की, और इस मौके पर सीएपीडी के वजीर चौधरी जुल्फिकार अली और पंचायती और देही तरक्की के वजीर अब्दुल हक खान मौजूद रहे। रैली में पीडीपी के कारकुनान के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी के लीडरान ने लोगों से पार्टी को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर देते हुए सरहद पर हो रही गोलीबारी पर भी अफसोस का इजहार किया। और कांग्रेस लीडर और बनिहाल से रुकने असेंबली वकार रसूल ने यह कहा है कि उनकी मुद्दत कार में इलाके की चौतरफा तरक्की हुई है। खारी में कांग्रेस पार्टी कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस एमएलए ने यह कहा कि हुकूमत के अदम ताउन के बावजूद उन्होंने अपनी जाती कोशिशों से जो तमाम कोशिशें उन्होंने की हैं उसकी वजह से इलाके की तरक्की की है। खिताब के बाद सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को आवाम की हिमायत हासिल है और आइंदा इंतखाब में भी कांग्रेस को ही कामयाबी मिलेगी। जो हम आज खड़ी के इस ब्लॉक तहसील में आए थे, ये 11 पंचायतों का ब्लॉक है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे एक दिन की मीटिंग रखी थी। हर पंचायत से तकरीबन 100 लोगों को हमने बुलाया था, लेकिन उससे ज्यादा लोग यहाँ पे आए। 1,500-2 हजार की तादाद में लोग यहाँ पे जमा हुए। आज हमने वर्करों को कहा कि वो आगे पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। इंशाल्लाह कांग्रेस जो है बनिहाल में बड़ी मजबूत है और हमने काम भी किए हैं, यहाँ की डेवलपमेंट भी करवाई है, आइंदा के लिए भी डेवलपमेंट कराएंगे। और मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं जो कि आज हाथ पैर मारते हैं, लोगों के साथ इस्तेसाल करके अपना मैनिफेस्टो बेच के, अपना जो इनका सेल्फ रूल था वो बेच के आज लोगों के आप बीच में आते हैं और बोलते हैं हम कुछ करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान यहाँ कांग्रेस मजबूत है। आइंदा बड़ी अक्सरियत से हम यहाँ से जीतेंगे भी, पार्लियामेंट के वोट भी लेंगे और असेंबली के भी लेंगे। लोग हमारे साथ हैं। और इधर श्रीनगर में बीएसएनएल की सर्विसेज को मजीद मुस्तहकम करते हुए बीएसएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर मुशरिफ गुल मुफ्ती ने सयाहों के लिए ट्यूलिप गार्डन में फ्री वाईफाई की सहूलियत मुहैया कराई है। अब सयाह गार्डन के अंदर वाईफाई का लुत्फ मुफ्त में उठा सकेंगे। इस मसले पर जी मीडिया नुमाइंदे ने बीएसएनएल के डिप्टी मैनेजर से खास बातचीत भी की है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड की कारकर्दगी अपनी जगह, लेकिन अब की बार सयाहों के लिए जो खास बात थी कि गुल लाला यानी ट्यूलिप गार्डन को सजाने के साथ साथ जिस तरह से मुतल्लिका महकमे ने अपना रोल अदा किया, बीएसएनएल ने अब की बार फ्री वाईफाई सर्विस जो थी अवेल करी थी। मुशर्रिफ गुल मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। पहले तो ये कि मुफ्ती साहब ने ये जो शुरू किया ट्यूलिप गार्डन में, ये कंसेप्ट कैसे उभरा? ये बेसिकली हमारे बीएसएनएल की साइड से वी हैव लॉन्च्ड वाईफाई हॉटस्पॉट। इनफैक्ट यहाँ पे हमारे कुछ स्पॉट्स पे ऑलरेडी ये चल रहा था, बट जैसे हमें नॉलेज ये मिली कि दैट ट्यूलिप गार्डन में जैसे इस बार 25th को इनॉग्रेट हुआ एंड वी वेर गिवन अ चांस कि वहाँ पे अगर आप कुछ कर सकते हैं सो दैट इंटरनेशनल टूरिस्ट, नेशनल टूरिस्ट जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से भी आते हैं, तो उनके लिए कैन वी डू समथिंग फॉर देम। एंड द रिजल्ट वाज कि हमने वी जस्ट came up to the occasion and we installed the Wi-Fi hotspot in that area और उसको in fact हमने free वहाँ पे रखा है for tourists and it's very easy to use and the speeds which it gives is like better than 4G और वहाँ पे अभी लोग tourists जितने भी वहाँ पे जा रहे हैं they are able to not only enjoy the best tulips जो natural beauty वहाँ पे हैं या flowers हैं वहाँ पे, उनकी beauty सिर्फ एंजॉय नहीं करते हैं, रादर उसके बाद फोटोग्राफ्स लेके उसको अपने अपलोड करते हैं और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी करते हैं। So this facility will remain for 30 days only?
दिस विल रिमेन एज लॉन्ग एज दी ट्यूलिप गार्डन रिमेन्स ओपन। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर है उनकी एसोसिएशन के साथ हमने इसको ये लॉन्च किया है एंड इट इज़ क्वाइट अ हिट देयर। अब एक अहम मुद्दा है कि अमरनाथ यात्रा की तैयारियों से कबल बालतल और बाकी इलाकों में अमूमन BSNL का जो रसाई है रीच बहुत ज़्यादा है। अब की बार क्या डिफरेंट किया गया ताकि जिस तरह से ट्यूलिप गार्डन में आप लोग कर रहे हैं इसी तरह इसमें भी कर रहे हैं रिलीजियस टूरिज्म में? देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जैसे आपने बताया कि BSNL इज़ द ओनली सर्विस प्रोवाइडर विच इज़ गिविंग सर्विसेज बियॉन्ड बालतल, बियॉन्ड चंदनवाड़ी। दोनों एक्सिस जो हमारी साउथ एक्सिस कहलाती हैं या नॉर्थ एक्सिस कहलाती हैं, दोनों डायरेक्शंस से हम BSNL जो है मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम चंदनवाड़ी टू शेषनाग, देन टू पंचतरनी एंड लाइकवाइज फ्रॉम द अदर साइड बालतल, देन दोमेल एंड देन टू द केव। तो ये सारी लोकेशंस पे BSNL ने अपने टावर्स का जो है इंतज़ाम रखा है और जैसे वहाँ एक्सेस मिलेगी, अभी तो स्नो है उस एरिया में, और जैसे एक्सेस मिलेगी तो हमारे वहाँ पे टावर्स को हम एनर्जाइज करेंगे। दिस विल फैसिलिटेट द टूरिस्ट, दिस विल फैसिलिटेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो वहाँ पे काम करते हैं और वी विल बी डेफिनेटली कमिंग अप टू दी ओकेजन एंड विल प्रोवाइड दी वेरी गुड सर्विसेज इन दैट एरिया। आखिरी सवाल होगा जाते जाते कि BSNL में लैंडलाइन का कंप्लेंट दर्ज करने में अभी भी बहुत वक्त लगता है, ब्रॉडबैंड लगवाने हटवाने में काफ़ी टाइम लगता है। क्या मैन पावर का कमी दिख रहा है ग्राउंड पे? देखिए, इस वक्त जो हमारी जो लैंडलाइन एंड ब्रॉडबैंड की जो सर्विसेज हैं, इनफैक्ट ये अभी भी इस वक्त भी हमारे पास इसमें कोई भी कंपटीशन विद इन द वैली नहीं है। वी आर द ओनली लैंडलाइन एंड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स इन कश्मीर वैली। और उसमें हमारे यहाँ से जो सिस्टम बना है वो ये है कि अगर किसी को शिकायत भी दर्ज करनी हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को कॉल करना। इनफैक्ट दिस कैन बी डन ऑन 198, उस पे आप डॉकेट बुक करते हैं एंड देन द रिस्पांस हैज़ टू कम, रिस्पांस डज कम। और दैट इज़ द रीज़न इन फैक्ट दैट दीज टू सर्विसेज स्पेशली द ब्रॉडबैंड ऑफ BSNL इज सो पॉपुलर दीज डेज। अशरफानी के साथ से तजम्मुल, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। और इधर खराब सड़कों के सबब पट्टन के बाशिंदों के परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मैदान मोहल्ला सरवरीपुरा में रहने वाले लोग गुज़िश्ता कई महीने से खस्ता हाल सड़क की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक महकमे के तवज्जो उनकी शिकायतों पर नहीं की गई। बारिश के दिनों में सड़क से गुजरना बेहद तकलीफदेह होता है, खासकर मरीजों और स्कूली बच्चों के लिए सड़क से गुजरना खतरे से खाली नहीं रहता। BDO से इस हवाले से जब दरियाफ्त की गई तो उन्होंने जल्द ही सड़क की तामीर को यकीन दहानी तो कराई, लेकिन मकामी लोगों को इन यकीन दहानियों पर कम ही भरोसा होता है। जी बिल्कुल, मेरे पास श्रीवारपुरा से कुछ लोग आए थे कि उनको वहाँ पे कहीं पे रास्ते पे चलने में बड़ी दुश्वारी होती है, रोड वहाँ पे नहीं है। तो मैंने अपने बंदों को भेजा और इंशाल्लाह मैं खुद भी वहाँ पे जाऊँगा और जो वहाँ पे लोगों को मसाइल दरपेश हैं रास्ते के ना होने की वजह से उसका इंशाल्लाह अजाला करेंगे और अपने जो प्लान में हम वो काम जो भी रखेंगे और इंशाल्लाह इसी साल में उसको पूरा करेंगे। और इधर बांदीपुरा में बनाए जा रहे 330 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट ने मकामी लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। एक दफा फिर टनल में कई मकामात पर पानी लीक होने की शिकायत मौसूल हुई है और यह पानी अब करालपुरा में भी घुसने लगा है। तकरीबन 100 कनाल जमीन पानी से मुतासिर है और मकामी लोगों का यह कहना है कि अगर इसी रफ्तार से पानी लीक होता रहा तो खेत और बागात की फसल तबाह हो जाएगी। बाज़ों की चंद हफ्तों कबल भी जी सलाम ने प्रोजेक्ट के पहले टर्मिनल में पानी लीक होने की खबर दी थी। खबर दिखाए जाने के बाद इंतजामिया ने पानी को डाइवर्ट करने की कवायद शुरू की। मौजूदा सूरत हाल पर DDC का यह कहना है कि जमींदारों और बागात मालिकों को होने वाले नुकसानात का मुआयना किया जाएगा और उसके बाद उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने एक कमेटी तश्कील किए जाने की भी बात कही जो कि नुकसानात का तखमीना लगा रही है। आमतौर पर तरक्कियाती कामों के लिए बजट की कमी का रोना रोया जाता है, लेकिन बजट होने के बावजूद अगर काम ना हो तो फिर आप क्या कहेंगे। सोपोर के जलूरा में
यही कुछ हो रहा है। PHE और मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे की लापरवाही के सबब 1 करोड़ 67 लाख रुपए का वाटर प्रोजेक्ट सफेद हाथी साबित हो रहा है। जी हां, 2007 में बने इस प्रोजेक्ट से इलाके को पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन 2 साल बाद ही इसने काम करना बंद कर दिया। 2012 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने मशीन का मोटर बोमई शिफ्ट कर दिया और मकामी लोगों का यह कहना है कि साफ पानी के लिए इन्हें लंबी मुसाफिहत तय करनी पड़ती है। उधर मुतल्लका महकमे का यह कहना है कि मकामी लोगों की परेशानियों से आला अफसरान को आगाह कर दिया गया है। ज़ालोरा के बारे में आपने अभी आपसे बात हुई, वहाँ पे मुश्किलात है। मेरे को भी सुनने में आया, क्योंकि मेरे को कुछ थोड़ा ही टाइम हो गया। मैं इंशाल्लाह वहाँ खुद भी जाऊँगा, वहाँ पे इंस्पेक्शन करूँगा कि कुछ रास्ता निकले, उनको राहत मिले। फिलहाल जो इस वक्त मेरे को रिपोर्ट्स है, वहाँ पे उनको हम स्प्रिंग से एक पानी दे रहे हैं जो ग्रेविटी से आता है। वहाँ हमारे वो जो एक SR बना है, उसी से पानी हम लोगों को 2012 से टोटल बेकार है। इस पर 1 करोड़ 67 लाख रुपया गवर्नमेंट ने खर्च किया आवाम की बेहबूदी के लिए, मगर बदकिस्मती से 2 सालों में ये हमें पानी मैसर हुआ। इसके बाद एक बूंद भी हमें यहाँ से नसीब नहीं हो रहा है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा पुरजोर मुतालबा है। और आपकी वजह हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमें हमारे मामलात जानकर यहाँ तशरीफ लाई। ऐसे हालात में हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब बात वर्ल्ड हेल्थ डे की, जिसके मौके पर उधमपुर में एक रैली का एहतमाम किया गया। जिला अस्पताल से शुरू हुई रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई वापस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दौरान लोगों को सेहत से मुतालिक जानकारी फराहम कराई गई और उन्हें बताया गया कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय बसमोत्रा ने यह बताया कि बेदारी रैली का मकसद है कि लोगों को यह बताना था कि मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्सों के भी अपने तकाजे होते हैं और सेहतमंद रहने के लिए इन सब का ख्याल रखना जरूरी है। वहीं कुपवाड़ा के विली गांव में भी आलमी यौम सेहत के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया और विली गांव सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में किश्तवाड़ के CMO भी शामिल हुए। CMO ने जहां लोगों को सेहतमंद रहने के लिए जरूरी टिप्स दिए, वहीं BMO ने मेडिकल स्टोर्स मालिकों को डॉक्टर की पर्ची के बगैर दवाएं ना देने की हिदायत दी। इस मौके पर बड़ी तादाद में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के अलावा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद था। और इधर जम्मू के सांबा जिले के घगवाल में खवातीन ने औरतों के हेल्थ और सफाई के मद्देनजर सस्ते सैनिटरी पैड्स बनाने की मशीनें लगाई हैं। जी हां, खास बात यह है कि ये खवातीन न सिर्फ पैड्स बनाती हैं बल्कि मकामी औरतों के बीच बेदारी फैलाने का भी काम करती हैं ताकि वो गंदगी और बीमारियों से महफूज रहें। आप भी मिलिए इन खवातीन पैडमैन से। अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। अगर ऐसा कहें कि जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के छोटे से गांव घगवाल की ख्वातीन एक तीर से 2 निशाना लगा रही हैं तो गलत नहीं होगा। एक तरफ मकामी ख्वातीन सस्ते सैनिटरी पैड्स बनाकर दूर दराज के औरतों तक इसे पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर रही हैं, तो दूसरी तरफ पैड बनाने के इस काम से ख्वातीन अपने लिए रोजगार के इंतजाम भी जुटा रही हैं। हमारी आज की ये रिपोर्ट उस मौजू पर है जिस पर आम तौर पर बात नहीं की जाती। यही वजह है कि इसे लेकर ख्वातीन और मर्द बेदार नहीं हो पाते। बहन को कोई ऐसी चीज देता है क्या? नहीं देता, पर देना चाहिए। राखी बांधी थी ना, तो रक्षा का वचन निभा रहा था। लेकिन घाघवाल की ये ख्वातीन ठान चुकी हैं कि अब वो दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। वुमन स्ट्रॉन्ग, मदर स्ट्रॉन्ग, सिस्टर स्ट्रॉन्ग, देन कंट्री स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये नॉर्थ इंडिया में पहला एक यूनिट होगा जो रूरल लाइवलीहुड मिशन ने कहीं स्टार्ट किया होगा, और वो भी एक औरतों के द्वारा खुद चलाया जा रहा है। इसमें सरकार का हमारा तरफ से कोई उस तरह से नहीं है कि हम इसको चलाएंगे, ये औरतें खुद चलाएंगी और खुद ही वो जो है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप्स बनते हैं ये सिर्फ वुमेन फोकस ग्रुप्स हैं और इस
जो पर्टिकुलर ब्लॉक है इसमें ही 5000 से लगभग ज़्यादा औरतें हैं, तो उनको भी कहीं एक तो रोज़गार मिलेगा और दूसरा उनको बेचने के लिए भी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो खुद ही इस चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट है, जो डेली लाइफ की रिक्वायरमेंट है, डेली उनको ज़रूरत है, तो वो चीज़ हम एक इनकम जनरेटिंग यूनिट भी बनेगा और जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको भी अच्छी तरह से एड्रेस कर पाएंगे। ये प्रेरणा हमें पहले उम्मीद से भी मिली, फिर हमने टीवी में पिक्चर देखी द पैडमैन, उससे भी हमें ये प्रेरणा मिली। फिर हमने सोचा कि क्यों ना ये झुंड हम खुद लगाएं। फिर हम सभी बहनों ने मीटिंग की क्लस्टर में आके जो हमारा फंड था उससे हमने पैसे निकाले और हमने सैनिटरी पैड प्रोडक्शन जय श्री इंडस्ट्री वालों को कॉल किया और उनसे ये जानकारी ली। उन्होंने हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन से हौसला और सीख ली। हम औरतों के लिए बीमारी से मरना शर्म के साथ जीने से बेहतर है। शर्म को पकड़ के बीमारी के नाले में गिर जाओ सब। इन खवातीन ने एक कम्युनिटी बनाई। सरकार के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंसूबे उम्मीद के तहत इन खवातीन की मदद की गई। इन्होंने सस्ते पैड्स बनाने और बेचने का काम शुरू किया है। औरतों के लिए ही ये प्रोडक्ट है और औरतें ही इसको चलाएं, यही हमारा मेन मकसद था। और उम्मीद का जो मेन मकसद ये भी है कि औरतों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, उनको एक रास्ता दिखाना कि उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिले, उनकी इनकम जनरेशन हो, गरीबी से बाहर आए, अपने अंदर की छुपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालें। ये उम्मीद का मेन मोटिव है। उसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोडक्शन यूनिट जो है वो स्टार्ट किया है। बड़ा इनोवेटिव, सांबा में एक रिमोट एरिया में इस प्रकार की बच्ची जो है इस प्रकार का काम करती है तो बहुत ही सराहनीय है। ऐसे लोगों को इनकरेज किया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस प्रकार के जो कार्रवाई है उसको भारत की इकोनॉमी को और यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को एक पुश मिलेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की तरफ भी इसका एक बहुत बड़ा एक इस प्रकार का संकेत है, एक उदाहरण है इसका। अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। ऐसा नहीं है कि फिल्मों ने नौजवानों को सिर्फ मोहब्बत करना ही सिखाया है। फिल्मों ने कई दफा हमारे समाज को भी बेदार करने का काम किया है। ऐसी ही एक फिल्म थी पैडमैन, जिसके बाद मुल्क के हर हिस्से में ख्वातीन को बेदार किए जाने का काम शुरू हुआ। खुद ख्वातीन भी आगे आईं और उनकी मदद को आगे आई उम्मीद जैसी तंजीमें। एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में आज भी 80% ख्वातीन सैनिटरी पैड की पहुंच से दूर हैं। इसकी एक बड़ी वजह है पैड्स का बाजार में महंगा मिलना, लेकिन पैडमैन ने इस परेशानी से निजात दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वारे 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 पैडमैन, पैडमैन, ओ पैडमैन, ओ ये पैडमैन, 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 पैडमैन। I not study IIT, but IIT study me. और आज ये मुल्क के और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई से, जहां पर सलमान खान किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और ये ताज़ा अपडेट भी आपको दे दी कि सलमान खान मुंबई पहुंच चुके हैं और उसकी ये सीधी बराह रास्त तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सलमान खान कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही लम्हों के अंदर इनफैक्ट वो तस्वीरों में भी नजर आएंगे। बता दें आपको कि मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं सलमान खान और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सलमान खान इसी सफेद गाड़ी में बैठे हुए हैं और सलमान खान इसके अंदर मौजूद हैं। सलमान खान मुंबई पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स भी पहुंच जाएंगे अपने घर। वहां पर आज दिन भर भी उनसे मिलने वालों का सिलसिला चलता रहा। तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, जो तमाम बड़ी हस्तियां थीं, वो वहां पर उनसे मिलने के लिए, उनकी फैमिली से मिलने के लिए खास तौर पर पहुंचती रहीं। और अब ये मुमकिन है कि वहां पर भी तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम जो शख्सियात हैं, वो वहां मौजूद होंगे और सलमान खान का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन फैंस की भारी तादाद इस वक्त गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर मौजूद है। सलमान खान का बेसब्री से यहां पर इंतजार किया जा रहा है। कुल 50 घंटे जोधपुर सेंट्रल जेल में बिताने के बाद सलमान खान आज तकरीबन 5:45 बजे
जोधपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए थे और अब ये सलमान खान की गाड़ी जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ रवाना हो गए हैं। वन वे ट्रैफिक का इंतजाम किया गया है। खास बात यह कि सलमान खान बिना किसी परेशानी और मुश्किल के सीधा अपने घर पहुंच सके, इसके लिए ट्रैफिक के भी खास इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से वन वे ट्रैफिक का इंतजाम किया गया, यानी वन वे जो उनके घर तक का रास्ता है उसे ब्लॉक किया गया है और एक सिप में वन वे रूट के जरिए वो अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब सलमान खान इस गाड़ी में बैठे और उसके बाद यहीं से रवाना हुए। सलमान खान अपने घर की जानिब बढ़ चुके हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट की जानिब बढ़ चुके हैं और जो उनके मुल्क भर के करोड़ों फैंस हैं वो बेहद खुश हैं। शाम से जैसे ही उनकी रिहाई की खबर आई, 3 बजे जैसे ही यह साफ हुआ कि सलमान खान को जमानत मिल गई और बेल ऑर्डर जैसे ही जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचेगा उसके बाद ही सलमान खान को रिहा कर दिया जाएगा, तभी से उनके फैंस पुरजोश नजर आने लगे। हर तरफ खुशी का माहौल उनके फैंस का नजर आने लगा, नाचना गाना ढोल नगाड़े हर चीज नजर आने लगी। उसके बाद जब तक जो कार्रवाई थी, जरूरी कागजी कार्रवाई और जो तमाम जो प्रोसीडिंग्स थी वो मुकम्मल हुई और 5:45 बजे के करीब सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकले और ये सलमान खान को आप देख रहे हैं, हल्की सी उनकी झलक नजर आई और अपनी बहन अलवीरा की बेटी को वो अपनी गोद में उठाए हुए हैं और उसके बाद वो इसी गाड़ी में बैठे और अलवीरा और अर्पिता दोनों ही उनके साथ लगातार मौजूद रही। माफ कीजिएगा, अर्पिता की बेटी हैं और उन्हें सलमान खान ने अपने गोद में लिया हुआ था और गाड़ी में सवार होकर अब सलमान खान अपने घर की जानिब बढ़ चुके हैं। वहां पर खास तौर पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। करीब 50 घंटे जेल में बंद थे सलमान खान, उसके बाद वो अब अपने घर पहुंचे हैं। खुसूसी प्लेन के जरिए सलमान खान ने जोधपुर एयरपोर्ट से परवाज भरी 5:45 बजे के करीब। उसके बाद अब 7:45 बजे तकरीबन 2 घंटे के बाद सलमान खान मुंबई पहुंच चुके हैं और मुंबई से अब एयरपोर्ट से वो अपने घर यानी कि 4 महिलाओं को चोट लग गई है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान है, मैं पवई से आया हूँ। मैं सलमान खान के होने से खुशी हुई है? किस बहुत खुशी हमको और मैं कंटिन्यू 3 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पे और अभी मैं जब तक सलमान भाई नहीं आ जाएंगे जब तक मैं जाऊँगा नहीं वापस, तब तक हम सब यहाँ पर हैं और सबको इतना खुशी हो रहा है सलमान खान के दिन। कोई 3 दिन से यहां मौजूद है, कोई 3 दिन से लगातार आ रहा है, कोई ये कह रहा है कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं। ये है सलमान खान का जलवा और खास बात सलमान खान के जलवे की, उनके स्टारडम की ये है कि किसी एक खास उम्र के तबके के लोग ही नहीं बल्कि तकरीबन हर उम्र के लोग उनके फैंस हैं। 6 साल के मासूम बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सलमान खान को पसंद करते हैं। कोई उनकी एक्टिंग को पसंद करता है, कोई उनके लुक्स को पसंद करता है, तो कोई उनके जो नेचर है, उनकी जो शख्सियत है, उनका जो बर्ताव है, उनकी फराख दिली है, उसको पसंद करता है। लेकिन लबोलबाब यह है कि सलमान खान हर हिंदुस्तानी के दिल पर राज करते हैं और उसकी तस्वीर आप देख भी रहे हैं। भारी तादाद में, कसीर तादाद में उनके फैंस उनके घर के बाहर मौजूद हैं। फिल्मी हस्तियों का भी पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी और ये सीधी बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के करीब पहुंचती हुई उधर बढ़ रही है। वन वे ट्रैफिक का इंतजाम किया गया लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का हुजूम नजर आ रहा है और सलमान खान जिस गाड़ी में मौजूद है, ये देखिए सलमान खान की झलक एक बार फिर इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं और सलमान खान के साथ साथ उनके काफिले के साथ साथ फैंस का भी एक बड़ा हुजूम बढ़ रहा है। कोई बाइक पर उनके पीछे पीछे चल रहा है, कोई खुद ही पैदल दौड़ रहा है, तो कोई अपनी 4 व्हीलर से उनका पीछा कर रहा है। लेकिन सलमान खान के साथ उनके मॉरल सपोर्ट के लिए और उनको अपनी मोहब्बत जाहिर करने के लिए तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। ये देखिए सलमान खान फ्रंट सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं ड्राइवर के बगल में और इसी गाड़ी से वो गैलेक्सी अपार्टमेंट की जानिब बढ़ रहे हैं और एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां पर तमाम लोगों की, वो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम है। तमाम लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में सलमान खान के साथ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सलमान खान का जो काफिला आगे बढ़ रहा है, लोगों को ये अंदाजा लग गया है कि ये सलमान खान हैं और सलमान खान पहुंच चुके हैं, सलमान खान का काफिला है।
तो लोग भी ठहर जा रहे हैं, रुक से जा रहे हैं। कोई उन्हें देखना चाहता है तो कोई अपने मोबाइल में उन्हें कैद करना चाहता है। और सलमान खान के लिए 50 घंटे से पूरे मुल्क के उनके फैंस दुआएं कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आए, उनकी जमानत हो, वो वापस से अपनी मामूलाती जिंदगी पर लौटे। और ऐसा हो गया है। आज तकरीबन 3 बजे जोधपुर सेशन कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। उसके बाद बेल ऑर्डर जेल पहुंचा और तकरीबन 5:30 बजे सलमान खान जेल से बाहर आए और 5:45 बजे के करीब 5:45 के करीब उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट से परवाज भर दी एयरपोर्ट पे। और यहाँ से वो निकल चुके हैं अपने घर के लिए। घर से यहाँ से उनके घर की दूरी जो है तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर है, लेकिन 20 से 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन क्योंकि ये पीक आवर्स का समय, तो ऐसे में ज़्यादा समय भी लग सकता है। यहाँ सलमान खान अपने जो सिक्योरिटी गार्ड है, अपने जो बॉडी गार्ड है, उसके साथ जो उनकी टीम, जो सलमान की जो पूरी टीम है सिक्योरिटी गार्ड की, वो पूरी टीम के साथ यहाँ निकले। और एयरपोर्ट पर चाक चौबंद व्यवस्था थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही सलमान यहाँ पहुँचे, वैसे ही आपको बता दें यहाँ कुछ समय पहले यहाँ फैंस का जो है जमावड़ा था, भारी जमावड़ा था। लेकिन अब यहाँ जो है सुनसान है, क्योंकि सलमान यहाँ से जो है वो निकल गए हैं। और काफ़ी समय से बेसब्री से जो फैंस थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें उनके जो बॉडीगार्ड्स है, उनकी बॉडीगार्ड्स कवर करके उन्हें जो है यहाँ से लेकर गए हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रास्ते में जो है वो दिक्कत ना हो, ये भी जो है ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें पुलिस की जो टीम थी, एक टीम पुलिस की, वो भी यहाँ साथ में निकली हुई थी। और पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से जो उनकी घर की दूरी है वो अपने जो, क्योंकि आपको बता दें उनके घर पे भी उनके जो फैंस हैं उनका बेसब्री से वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में तकरीबन आपको बता दें 10 से 12 मिनट पहले सलमान यहाँ जो है एयरपोर्ट पर पहुँचे और उसके बाद वो अपने घर के लिए इस वक्त निकल गए हैं। तो सलमान खान अपने घर की तरफ बढ़ चुके हैं और जैसे जैसे उनका काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़क सुनसान हो जा रही है, क्योंकि पूरे लोग जो हैं वो सलमान के पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच रहे हैं। बड़ा काफिला सलमान के साथ चल रहा है। देखा गया जब उन्हें सजा का ऐलान हुआ था तो उनका पूरा परिवार जो है वो टेंशन में था। उनके पिता चिंतित थे और उनकी जो बहन थी अर्पिता और अलवीरा, वो दोनों पूरी तरीके से चिंतित थी। और ऐसे में जब आज उन्हें ये ऐलान हुआ कि उन्हें जो है बेल मिल गई है, तो जो उनके घर के लोग थे, जो उनके फैंस थे, जो उनके समर्थक थे, काफ़ी खुश नज़र आए। और एक साफ तौर पर कहे तो एक जो चिंता थी लोगों के जो चेहरे पर जो दिखाई दे रही थी, परिवारजनों के चेहरे पर जो चिंता की सिकन थी, अब जबकि उन्हें बेल मिल गई है तो परिवार वालों को राहत मिली है। साथ ही साथ उनके फैंस जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में परिवार के साथ साथ समर्थक और उनके जो जानने वाले, चाहने वाले हैं, वो सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि सलमान जो है छूट कर आए। तो ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ते रहेंगे और पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन फिलहाल बढ़ रहे खबरों में आगे अब आपको दिखाते हैं एनएसडीसी के तरबियती प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने की उड़ान की मुहिम पर एक बेहद खास रिपोर्ट। उड़ान स्कीम के फवायद, जम्मू कश्मीर के तलबा को तरबियत याफ्ता बनाना, ट्रेनिंग के बाद रोजगार से जोड़ना और रोजगार हासिल करने में हो रहे हैं तलबा कामयाब। मुंबई की फ्यूचर लर्निंग कंपनी उड़ान स्कीम के तहत कश्मीरी नौजवानों को मुकाम दिलाने में अहम किरदार अदा कर रही है। फ्यूचर लर्निंग के सीईओ एका चतुर्वेदी बैनर्जी का कहना है कि हुकूमत हिंद की उड़ान स्कीम का निफाज बेहतर ढंग से हो रहा है। हमारा जो जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है उड़ान में, हमने रियलाइज़ किया है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, बहुत ही कामगार और बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है ये इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए। वहाँ के नवयुवकों को ट्रेन करना, वहाँ के नवयुवकों को स्किल करना, वहाँ से उनको रोज़गार दिलाना, एम्प्लॉयमेंट दिलाना, इस चीज़ में हम लोग काफ़ी सालों से अग्रिम रहे हैं इस पर। सो उड़ान इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द JNK स्टूडेंट्स। सो उड़ान एक अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स को बाहर आके कुछ करने के लिए, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम। सो बाकी स्टूडेंट्स को भी इसके थ्रू इसको लेना चाहिए एंड इसके थ्रू थोड़ा फ़ायदा लेना चाहिए। एका चतुर्वेदी बैनर्जी का कहना है कि उड़ान स्कीम कश्मीरी नौजवानों के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो रही है।
उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान उड़ान स्कीम के बारे में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी एक नया हौसला मिल रहा है और वो उन्हें बेहतर ट्रेनिंग फराहम करके रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है इस यूथ के साथ, उसमें हमने पाया है कि ये जो युवक होता है, कश्मीर का, जम्मू का युवक, वैली का युवक, कश्मीर का युवक, वो खुद बहुत सीखना चाहता है। वो सीखना चाहता है, वो एक रेगुलर रोज़गार पाना चाहता है और इसलिए हमें भी उनसे बहुत सपोर्ट, बहुत हौसला मिलता है इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने का और अगले लेवल तक ले जाने का। इनफैक्ट इस साल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारे उड़ान के जो नवयुवक हम इस साल से ट्रेन करेंगे, उन्हें हम उनके सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेन करेंगे। उड़ान स्कीम से जम्मू कश्मीर के नौजवानों में रोजगार हासिल करने के लिए एक उम्मीद भी पैदा हो गई है और इसी उम्मीद को लेकर जम्मू कश्मीर के तलबा उड़ान स्कीम से काफी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। साथ ही साथ स्कीम के फवायद से मुस्तफीद हो रहे हैं और अपने मुस्तकबिल को ताबराक बना रहे हैं। और चलिए इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि ये है उर्दू खबरों का नंबर 1 चैनल।